बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे पहले बेटा लास्ट लेक्चर्स को रिवाइज कर लें कि पहले लेक्चर में हमने जो है वो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स से स्टार्ट करके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड्स की उसको डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमारे पास थी स्ट्रेस को हमने डिफ़ाइन किया था कि स्ट्रेस क्या होती है। उसमें उसके बाद हमने स्ट्रेन को डिफ़ाइन किया था कि स्ट्रेन क्या होती है। डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बार बार पेपर में जो है वो रिपीट होता है। तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टॉपिक पढ़ने से पहले बेटा आपको एक डेफिनेशन रिवाइज करनी है। हमने एक जो है वो डेफिनेशन की थी इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ द मीडियम मटेरियल टू रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन कह लें, इट्स इनिशियल शेप कह लें, कि बॉडी की एक डिफॉर्म्ड बॉडी की अपनी इनिशियल जो पोजीशन है, इनिशियल शेप है, उसको रिटेन करने की जो उसकी एबिलिटी होती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, आज हमने उसका पढ़ना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। बेटा वो कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा इसको जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। हुक्स लॉ में बेटा ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में हुक्स लॉ आपने देखा था कि अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसमें जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे जो डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट है उसमें स्ट्रेन की वैल्यू भी उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन किस में, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं। और कांस्टेंट से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो इसकी रेशियो जो है बेटा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप सिंपल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब बेटा यहाँ से इसका नेक्स्ट देखिए कि स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। इससे हमारे पास ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बेटा एक बात देखें कि हमने देखा था कि स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की हमने बात की थी कि स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका भी यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और प्रेशर, इन तीनों क्वांटिटीज़ की यूनिट्स और डायमेंशंस जो हैं वो सेम होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने ये देखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये असल में हमें बताती क्या है कि इसको पढ़ने से हम जो मटेरियल्स है उसकी कौन सी एबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो बेटा मैं इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई, वो किसके इक्वल है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब बेटा यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं, एक रबर की एग्जांपल लेते हैं और एक स्टील जो रॉड है उसकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये अक्सर आपने ये बात सुनी है कि जो रबर है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो आज हम देखेंगे कि वो कितनी ज़्यादा इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा कोई भी रबर बैंड है, आप उसको उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। जब आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करने से उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, उसमें स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब बेटा यहाँ पर एक बात देखिए, आपने स्ट्रेस को रखना है कांस्टेंट। मतलब जितना आप स्ट्रेस रबर के लिए अप्लाई करेंगे उतना ही आपने स्ट्रेस किसके लिए अप्लाई करना है, उतना ही स्टील के लिए जो है वो अप्लाई करना है। तो लेट्स से मैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 पास्कल का स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, ये रबर में जो है वो इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। रबर के केस में बेटा हम देखेंगे कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा। अब बेटा ये रेशियो है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो है।
तो अगर बेटा ये हम चीज़ देखी है कि जब भी डिनोमिनेटर में फैक्टर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर में फैक्टर जितना बड़ा होगा तो जो उसकी रेशो है बेटा वो उतनी क्या आएगी, स्मॉल आएगी। मतलब हमारे पास रबर के केस में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इस फार्मूला से हम ये देख रहे हैं कि रबड़ जो है वो मोर इलास्टिक नहीं होती, बल्कि रबड़ क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। यही बेटा हम कंपैरिजन अगर स्टील रॉड के साथ करें तो सिग्मा ओवर हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये स्टील रॉड है मेरे पास, बेटा जितना स्ट्रेस मैंने रबड़ के लिए अप्लाई किया था अब उतना ही अगर मैं जो स्ट्रेस है वो इस स्टील रॉड के लिए अप्लाई करता हूँ तो इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो लेस होगा। अब बेटा जब स्ट्रेन लेस होगा तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है और जो रबड़ है वो क्या होता है, लेस इलास्टिक है। तो अब बेटा यहाँ से फिर हम एक और बात सीखने को मिलेगी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है। बेटा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें ये बताती है कि किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म करना कितना इजी होता है और कितना जो है उसको डिफ़िकल्ट होता है डिफॉर्म करना। जिस तरह देखिए कि हमारे पास रबर के केस में ई की वैल्यू कम है, ई की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होने का मतलब ये इजी टू डिफॉर्म हो जाएगा, इजी टू डिफॉर्म। ठीक है, जब भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इजी टू डिफॉर्म। जबकि हम स्टील रॉड की अगर बात करें तो उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्टील के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, डिफ़िकल्ट टू डिफॉर्म। दो बातें बेटा याद रखनी है आपने कि जब हम बोलेंगे कि ये मटेरियल लेस इलास्टिक है तो लेस इलास्टिक होने का मतलब ये होगा कि उसको डिफॉर्म करना आसान होगा। और अगर हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो इसका मतलब होगा कि उसको डिफॉर्म करना बेटा क्या होगा, ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपने बात याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये मटेरियल की एक कह लें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आप एक कॉपर जो है मटेरियल यूज़ करते हैं तो कॉपर या कोई भी आप उससे कोई भी शेप बना लें, वायर बना लें, रॉड बना लें, डिस्क, तो हर शेप में उसके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी टाइप्स जो है वो डिस्कस करनी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। जिस तरह बेटा हमने डिफॉर्मेशन की टाइप्स स्टडी की थी कि हमारे पास टेंसाइल डिफॉर्मेशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन होती है और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो शेयर जो है वो डिफॉर्मेशन होती है। वैसे ही बेटा हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहली बेटा जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बेटा इट इज द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। सिंपल बेटा जब हमने कहा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सिंपल ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशो होती है। तो जब हम बात करेंगे यंग्स की तो इसमें जो हम स्ट्रेस स्टडी करेंगे वो कौन सा होगा बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और जो हम स्ट्रेन लेंगे वो भी कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा। इसको बेटा वाई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस हमें पता है किसके इक्वल होता है, ओवर क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया और हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन, कल हमने डेफिनेशन की थी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ।
उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एल ओवर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं एफ एल ओवर क्या आ जाएगा, ए साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर द यंग्स मॉडुलस, इसको वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को जो है वो डिफाइन करेंगे। बल्क मॉडुलस में आ जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस था बेटा हमारे पास टेंसाइल लीनियर डिफॉर्मेशन के लिए, जबकि जो बल्क मॉडुलस है हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन को जो है वो डील करेगा। सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फार्मूला बेटा इसका आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगेन बेटा वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, हमारे पास वैल्यू फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कल हमने डेफिनेशन देखी थी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी ओवर वी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एफ वी ओवर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी ए आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड टाइप आ जाएगी। थर्ड टाइप में आ जाएगा हमारे पास शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या होगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रेशियो ऑफ शेयर मॉडुलस हमारे पास क्या होता है बेटा, रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। ठीक है, फिर इसकी हम लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे शेयर मॉडुलस शेयर मॉडुलस किसके इक्वल है, रेशियो है बेटा शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। अब इसमें शेयर स्ट्रेस का फार्मूला बेटा आपने पहले देखा है कि किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो शेयर स्ट्रेन है बेटा कल हमने कहा था कि शेयर स्ट्रेन को हम tan थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा कि इसका शेयर मॉडुलस का आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपने याद क्या क्या चीज़ें करनी है, यहाँ से सबसे पहले आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये फार्मूला बेटा यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर आपने एमसीक्यूज के लिए ये याद रखना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और प्रेशर इन तीनों की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। फिर बेटा हमने इसको डिफाइन किया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें ये बताती है कि हाउ इजी आर डिफ़िकल्ट टू डिफॉर्म अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है। ठीक है, अब बेटा अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट इजी टू डिफॉर्म होगा। फिर बेटा लास्ट पे आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम लीनियर डिफॉर्मेशन
वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यंग्स मॉडुलस। जब हम थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मेशन वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा हमारे पास बल्क मॉडुलस। बेटा ये साथ में आपको एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि वाटर या मरकरी के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। ऐसा क्यों होता है? तो वो बेटा आप देखेंगे कि जो भी लिक्विड होते हैं या गैसेस होती हैं, जब भी आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मेशन होती है। थ्री डायमेंशन में वो जो है वो ट्रांसफ़र होता है। मतलब लिक्विड्स के केस में वन डायमेंशनल जो डिफॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं होती, इसलिए वाटर के केस में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो दी गई होगी। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशंस करेंगे और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस।